ये वाला लेक्चर हमारा कोल्ड थेरेपी क्रायोथेरेपी पार्ट 2 है। इससे पहले वाले में हम लोग ने पार्ट 1 में इसके डेफिनेशन और काफ़ी चीज़ें पढ़ी हैं। आज हम लोग इस पार्ट 2 में क्या पढ़ेंगे, क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ क्रायोथेरेपी, या इसको और किस तरह से कहा जा सकता है, हाउ टू अप्लाई कोल्ड थेरेपी। ओके, तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे कि कोल्ड थेरेपी किन किन मेथड से पेशेंट्स को अप्लाई किया जा सकता है या जिसे ज़रूरत है उसे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो इसमें बात आती है, पहली बात फर्स्ट नंबर पे जो आता है वो आइस पैक। आइस पैक क्या होता है? आइस पैक में ये मार्केट में कई साइज़ का अवेलेबल होता है, मतलब कि ये कई शेप्स का होता है, और जहाँ पे इसकी ज़रूरत होती है उस मतलब बड़े एरिया पे ज़रूरत है, अगर लाइक बैक में या थाइस मसल्स में या बैक ऑफ द थाई में कहीं पे भी अगर इसकी ज़रूरत है तो हम लोग इसको अप्लाई करेंगे पार्ट के हिसाब से, ठीक है। अभी लेकिन कोल्ड थेरेपी को आइस पैक को अप्लाई करने के लिए हम लोग को क्या ध्यान में रखना होता है कि अभी इससे पहले हम लोग ने सेंसिटिविटी की बात की है, उसमें हम लोग ने जैसे स्किन टू स्किन वो वेरी करता है, किसी को मतलब जो अप्लाई करना होता है पेशेंट को आइस पैक, इसमें क्या होता है कि पैक्स जो होते हैं वो पैकेट होती है उसमें होते हैं, ठीक है। तो हम पेशेंट की सेंसिटिविटी के हिसाब से इसको रैपिंग करनी होती है, ठीक है। अब रैपिंग इन द सेंस कि मान लीजिए वो आइस पैक है, ठीक है, अब हमने इसको पेशेंट पे अप्लाई करना है, तो हम रैपिंग कैसे कर सकते हैं? टॉवल के थ्रू कर सकते हैं या किसी कॉटन के कपड़े के थ्रू कर सकते हैं। अब मान लीजिए एक बार रैप किया बट पेशेंट को और मतलब ज़्यादा ठंडा लग रहा है, तो हम उसमें उस रैप को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर पहले हमने उसको 2 कर लिया है तो पेशेंट को फील नहीं आ रहा है, ज़्यादा ठंडा नहीं लग रहा है, तो हम उसको और कम कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है, रैपिंग जो होती है आइस पैक की वो डिपेंड करता है पेशेंट की सेंसिटिविटी के हिसाब से, ठीक है। अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो उसमें ज़्यादा रैपिंग करेंगे, और उसमें अगर पेशेंट कम मतलब उसको नॉर्मल स्किन का है उसका टोन, तो हम उसमें रैपिंग उसमें 1 या 2 रैपिंग कर सकते हैं पेशेंट के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद बात आती है आइस मसाज की। तो ये हो गया आइस पैक हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है? आइस मसाज। आइस मसाज में क्या होता है कि हम लोग आइस को जो अप्लाई करते हैं वो मसाज के थ्रू करते हैं, लाइक ये मोस्टली जो यूज़ होता है वो एथलीट्स में होता है, ठीक है, कि आइस को हम लोग जहाँ पे भी चोट लगी ना वहाँ पे मतलब उस पार्ट को क्लीन करके या फिर जो भी वहाँ पे कंडीशन हम लोग ने पहले पढ़ी है उसके हिसाब से वो सब अप्लाई करने के बाद हम लोग आइस के थ्रू आइस की हेल्प से मसाज करते हैं। उसका जो ड्यूरेशन होता है वो कंडीशन के हिसाब से वेरी करता है। वैसे जो चेंज करते हैं वो सेंसिटिविटी पे डिपेंड करता है, लेकिन अगर नॉर्मल हम लोग देखेंगे तो एक जगह पे हमें स्टार्टिंग में 5 से 10 मिनट ही रखना होता है, 5 to 10 मिनट्स। उसके बाद अगर कंडीशन ज़्यादा है या फिर पेशेंट की नीड के हिसाब से हम उससे बढ़ा भी सकते हैं और हम उससे घटा भी सकते हैं, लेकिन जो एक एवरेज होता है वो 5 to 10 मिनट्स होता है। उसके बाद हम अगर बड़ा लार्ज एरिया पे हमें अप्लाई करना है तो उसके बाद हम जगह उसकी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आइस मसाज। उसके बाद बात आती है कोल्ड स्प्रे की। कोल्ड स्प्रे क्या होता है? ये जो स्प्रेज होते हैं ना, ये बॉटल्स में उसके फॉर्म में होते हैं, स्प्रे के फॉर्म में होते हैं, जैसे स्प्रे नॉर्मली परफ्यूम या ये सब के स्प्रे होते हैं, उसी तरह कोल्ड स्प्रे भी आते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है कि ये स्प्रे ये भी एथलीट्स में ज़्यादातर यूज़ किया जा सकता है, वैसे ये कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या है कि मान लीजिए किसी ऐसे पार्ट पे करना है जहाँ पे मान लीजिए कि हमको चोट लग गई है, ठीक है, और हम अकेले हैं और हमें कोल्ड थेरेपी की ज़रूरत है, तो हम स्प्रे के फॉर्म में लाइक कोल्ड थेरेपी का यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर किसी को बैक में चोट लगी है, वो कोई और उसके साथ नहीं है तो उसको बट कोल्ड थेरेपी की ज़रूरत है, तो वो स्प्रे के फॉर्म में उसका यूज़ कर सकता है, ठीक है। और ये जो मेथड्स होते हैं ये डिपेंड करते हैं कंडीशन पे, डिपेंड करते हैं कि किस तरह के मेथड की ज़रूरत है, मतलब हमें आइस पैक के फॉर्म में देना है ट्रीटमेंट, या आइस मसाज के फॉर्म में देना है, या कोल्ड स्प्रे के फॉर्म में देना है,
ये सब और डिपेंड करता है इसका ड्यूरेशन पर्सन की कंडीशन के हिसाब से। ठीक है, ये हम लोग ने पढ़ लिया कि हाउ टू अप्लाई कोल्ड थेरेपी और क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ कोल्ड थेरेपी। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है इंडिकेशंस की। इंडिकेशंस मीन्स क्या होता है कि कब हम कोल्ड थेरेपी दे सकते हैं। ओके, तो उसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो क्या आता है, पेन का। ठीक है, पेन, अगर किसी पेशेंट को पेन है तो हम उसको रिड्यूस करने के लिए, अगर एक्यूट पेन है तो हम उसे रिड्यूस करने के लिए कोल्ड थेरेपी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है स्वेलिंग की। स्वेलिंग को भी कम करने के लिए हम कोल्ड थेरेपी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब बात आती है मस्कुलर पेन की। मस्कुलर पेन मीन्स मसल्स में अगर कहीं पे पेन है तो उसको भी हम रिड्यूस करने के लिए, अगर वो एक्यूट है तो हम उसे रिड्यूस करने के लिए कोल्ड थेरेपी का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आती है एक्यूट स्पोर्ट्स इंजरी, लिगामेंट स्प्रेन, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन एक्सेट्रा। अगर ये सारी कंडीशंस हैं किसी भी पेशेंट को और एक्यूट हैं, ठीक है, तो उसको प्रॉपरली ऑब्जर्वेशन करने के बाद हम अपना चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट में कोल्ड थेरेपी का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशंस में भी क्रायोथेरेपी का काफ़ी अच्छा रोल है। 72 आवर्स तक हम कोल्ड थेरेपी दे सकते हैं और अगर उसके बाद हमें बढ़ाना हो तो हम एज़ पर कंडीशन उस पर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब आगे इंडिकेशंस, इन सब कंडीशंस में कोल्ड थेरेपी का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि एक्यूट होना चाहिए। अगर प्रोलॉन्ग में, मतलब अगर क्रोनिक हो गई है कोई कंडीशन, तो उसमें अगर अप्लाई करना है या नहीं करना है तो उसमें प्रॉपरली ऑब्जर्वेशन के बाद आपको कोल्ड थेरेपी देना होगा। लेकिन अगर कोई भी कंडीशन एक्यूट है, बहुत जल्दी से उसको जल्दी ही चोट लगी है, जल्दी वो हुआ है, कुछ भी ऑपरेशन हुआ है, ये सब वो एक्यूट कंडीशन के हिसाब से लाइक 72 आवर्स, ठीक है, तो हम कोल्ड थेरेपी को दे सकते हैं। ओके, उसके बाद बात आती है इंडिकेशन की। अगर बात आई है तो कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात ये है कि कॉन्ट्राइंडिकेशन में क्या मतलब है कि कब हमें कोल्ड थेरेपी अप्लाई नहीं करना है। ओके, उसके इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, हाइपर सेंसिटिविटी टू कोल्ड। अगर कोई पेशेंट है, कोई पर्सन है जिसको कोल्ड से हाइपर सेंसिटिविटी है, ठीक है, तो हाइपर सेंसिटिविटी अगर कोल्ड से है तो हम उसमें बिल्कुल भी कोल्ड थेरेपी अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, लॉस ऑफ सेंसेशन। जस्ट इमेजिन कि अगर मान लीजिए किसी को एंकल में चोट लगी है और एंकल में उसको पहले से किसी और प्रॉब्लम की वजह से कोई सेंसेशन फील ही नहीं होता है, तो वहाँ पे बिल्कुल भी हम कोल्ड थेरेपी अप्लाई नहीं करेंगे। अदरवाइज़ उसको कोल्ड बर्न हो जाएगा और उसको, पेशेंट को फील भी नहीं होगा। क्यों फील नहीं होगा? क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी उसको लॉस ऑफ सेंसेशन है। मतलब ओवरऑल अगर ये देखा जाए कि कोल्ड थेरेपी ऐसा देखने में बहुत ही ईजी सा है कि हाँ ओके, ईज़िली अवेलेबल है, कहीं पे भी मिल सकता, कहीं पे भी आसानी से ये मिल सकता है, आइस हम इसको अप्लाई करके ठीक हो सकते हैं, बट नहीं, देखने में इजी लगता है बट ऐसा एग्जैक्टली है नहीं। इसको अप्लाई करने के लिए, किसी पेशेंट को देने के लिए बहुत सारी कंडीशंस हैं। अगर वो सब कंडीशन सारी फुलफ़िल हो जाती हैं तभी कोल्ड थेरेपी, क्रायोथेरेपी अप्लाई करना चाहिए। अदरवाइज़ प्रॉपर्ली ऑब्जर्वेशन के अप्लाई करेंगे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। उसमें सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम है वो कोल्ड बर्न हो सकता है। ओके, उसके बाद सीवियर ब्लड प्रेशर एबनॉर्मलिटीज़। अगर कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें फ्लैक्चुएशन ब्लड प्रेशर का हाई लो ये सब बहुत ज़्यादा होता है, तो उन पेशेंट्स में हम क्रायोथेरेपी देना अवॉइड करेंगे। ओके, मेंटल इनस्टेबिलिटी। इसका मतलब ये है कि अगर मेंटली किसी पेशेंट को समझ में नहीं आ रहा है कि अभी जैसे इसमें सेंसिटिविटी की बात की गई है, मतलब इसका क्या है, अगर पेशेंट ने बोला कि नहीं मुझे ज़्यादा ठंडा लग रहा है तो हम इसकी रैपिंग बढ़ा देंगे, ठीक है। बट अगर कोई पर्सन ऐसा है जो मेंटली स्टेबल नहीं है, मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि ज़्यादा है कि कम है, सही है या मुझे और चाहिए, मुझे और नहीं चाहिए, तो ऐसे पेशेंट्स को हम क्रायोथेरेपी नहीं देंगे। ओके, उसके बाद बात आती है थ्रोट, ईयर एंड साइड ऑफ द नेक। ये तीनों पार्ट पे, थ्रोट पे, ईयर पे एंड साइड ऑफ द नेक पे हम क्रायोथेरेपी का यूज़ नहीं करेंगे। ओके, तो ये बात आ गई कॉन्ट्राइंडिकेशन की, कब कब हमें किस किस कंडीशंस में क्रायोथेरेपी का यूज़ नहीं करना है। ये तो कॉमन कंडीशंस हैं। और इसके बाद भी अगर ऐसे हमारे पास कोई कंडीशन आती है कि जिसमें हमें लगता है क्रायोथेरेपी का यूज़ हमें देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो वहाँ पे
प्रॉपर ऑब्जर्वेशन, प्रॉपर हिस्ट्री लेने के बाद ही हमें अप्लाई करना चाहिए अपना ट्रीटमेंट। ओके, उसके बाद बात आती है प्रिकॉशंस की। ठीक है, प्रिकॉशन हमें कब लेना होता है कि क्रायोथेरेपी इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर दोज हु हैव सम हेल्थ कंडीशंस दैट इंक्लूडेड आर। हमें कब क्रायोथेरेपी को में प्रिकॉशन लेना चाहिए, कब नहीं देना चाहिए। ओके, तो उसमें क्या कंडीशंस आती हैं, हेल्थ रिलेटेड कंडीशंस। हार्ट अटैक, अभी किसी पेशेंट को मान लीजिए हार्ट अटैक एम आई के वो अटैक्स आए हुए हैं, उसमें हमें पेशेंट को क्रायोथेरेपी नहीं देना होता है। ओके, चेस्ट पेन, किसी पेशेंट को चेस्ट पेन है तो हमें पेशेंट को क्रायोथेरेपी नहीं देना होगा या उसे अवॉइड करना होगा। ठीक है, उसके बाद बात आती है ओपन वुंड। अगर ओपन वुंड है एकदम, मतलब ओपन वुंड इन द सेंस कि घाव है किसी पेशेंट को, ठीक है, तो उस टाइम पे हम पेशेंट को क्रायोथेरेपी नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग ने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा है कि जो पार्ट है वो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। ठीक है, तभी अगर ड्राई है तभी हम पेशेंट को देंगे। अदरवाइज़ अगर वुंड है, लाइक उसमें पस है, कहीं क्लॉट है, ब्लड का क्लॉट है, या फिर कहीं पे डस्ट है इस टाइप का, या फिर कुछ दवाइयाँ लगी हुई हैं, तो उस पर हम क्रायोथेरेपी अप्लाई नहीं करेंगे। उसके बाद क्या आता है, किड्स हु आर अनेबल टू अंडरस्टैंड अबाउट टेम्परेचर एक्सेट्रा। इसका क्या मतलब होता है कि अगर कुछ बच्चे हैं जो अभी उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हाइपर सेंसिटिविटी क्या हो सकती है, या हमें और ज़रूरत हो सकती है आइस की, या हमें और कम करना होता है, मतलब अभी वो छोटे बच्चे हैं, अंडर 3 हैं, ठीक है, 3 ईयर्स ओल्ड, तो उन पर हमको क्रायोथेरेपी नहीं देना है। ठीक है, अदरवाइज़ क्योंकि अगर मान लीजिए हमारे इंडिकेशंस में से उन्हें कुछ हुआ है, चोट लगी है कुछ भी, तो हमें लगा कि हाँ दे सकते हैं, बट उन्हें तो अभी यही आइडिया नहीं है ना कि उनको मतलब सेंसिटिविटी के हिसाब से, तो वो बता अगर नहीं पाएंगे तो एट द एंड उनको कोल्ड बर्न हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ऐसे कंडीशंस में हमें क्रायोथेरेपी अवॉइड करना होता है। ओके, तो ये दो फर्स्ट क्रायोथेरेपी पार्ट 1, क्रायोथेरेपी पार्ट 2 मिला के ये क्रायोथेरेपी कंप्लीट हो गया है। ओके, थैंक यू।